की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। बिहार विशेष बिहार विशेष सर्वेक्षण अभियान संघ बेगूसराय के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। अध्यक्षता कर रहे विशेष सर्वेक्षण अभियंता संघ के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश और संचालन विशेष सर्वेक्षण कानूनगो रंजीत भारती के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि विशेष सर्वेक्षण के तहत हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के 20 जिलों में कर्मियों के द्वारा धरना किया जा रहा है, जो हमारी मांगों को जब तक नहीं मनवाएंगे तब तक नहीं छोड़ सकते हैं। जिसमें प्रमुख मांगे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, संविदा कमेटी के संकल्प 12/34 के अनुशंसा को लागू किया जाए, तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार सर्वेक्षण कराया जाए, शिविर कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, EPF कटौती में सरकार का अंशदान दिया जाए, सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का सेवा अभिलेख खोला जाए और सेवा अवधि 60 वर्ष की जाए। पूरे बिहार में लगातार युवाओं का प्रदर्शन जारी है। 2 साल से संविदा पर काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में जहां जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर अब उग्र प्रदर्शन चालू हो गया है। 12 सूत्री मांगों को लेकर आज जो है बेगूसराय में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और सरकार खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरों में थोड़ा सा आप दिखा दीजिए कि आखिर ये कैसा समय आ गया है कि सरकार के खिलाफ अब युवा ही नहीं लड़कियां भी उतरना शुरू हो गई है। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि नारी सशक्तिकरण, आज हम दिखाना चाहेंगे कि कहां है नारी सशक्तिकरण और आज नारियां क्यों सड़कों पर उतर रही है। आज संविदा पर काम करते करते थक गई है, मांगों को मांगते मांगते थक गई है, जिसके वजह से आज सड़कों पर उतरना पड़ गया है और आज लगातार अनिश्चितकालीन का आह्वान हो गया है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको युवा दिख रहे हैं और जो कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, हम उसको थोड़ा सा तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए लगभग 50-60 की संख्या में लड़कियाँ हैं और अपने मांग को लेकर यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। क्या नज़ारा है बताइए, ये आखिर क्यों हो रहा है? सरकार जहां पर कह रही है कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, फिर ऐसा प्रदर्शन क्यों हो रहा है? यहाँ पर कुछ संविदा कर्मी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और लड़कियों को खास करके जो आगे बढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं कि कितना आगे लड़कियां बढ़ रही है। जी मैडम, किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग को बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सैलरी समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग को समय से सैलरी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम अपना कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि निश्चित नहीं होता है कि अगर ये खर्च कर देंगे तो आगे कब आएगा, इसका हम लोग रह जाते हैं सब। और उसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वॉशरूम की प्रॉब्लम है। 10 से 5 बैठना है, बिना पानी का और बिना वॉशरूम का हम लोग कैसे रह सकते हैं वहाँ। और आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जो नारी सशक्तिकरण, नारियों को आगे बढ़ाना है, और लेकिन अभी क्या हो रहा है? जरूरत पड़ने पे भूख हड़ताल भी करेंगे, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी। फिर जो है जिस सरकार को आप लोगों ने चुन के भेजा, क्या लगता है कि आप लोगों की मांगों को पूरी करेंगे? एकदम करेंगे। 2 साल तो मैडम हो चुका है, देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि सरकार मतलब जो लोकतंत्र है हमारा जनता के लिए ही है, तो हमें लगता है कि जनता की बात सुननी चाहिए। एक तरफ जो खेल विभाग के टीचर थे, आपको पता होगा कि लगभग बेगूसराय से 53 कैंडिडेट थे, उनका ज्वाइनिंग रद्द कर दिया गया है। फिर आप लोगों की मांगे कैसे सुनेंगे? वो ज्वाइनिंग रद्द करने के बाद क्यों किया जाएगा? हमारा क्या हम लोग कोई मजाक है, खिलौना है कि जब तक मन करेगा खेल लेंगे उसके बाद छोड़ देंगे? नहीं, 2 साल से आप लोग काम करते आ रहे हैं। 2 साल के बाद बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, इसलिए आज हम लोग को ये कदम उठाना पड़ रहा है। 250 पर डे टारगेट है, सो करना है हर हाल में, और कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं, और किसी भी तरह का ना हमारे शिविर से सपोर्ट है, ना हेडक्वार्टर से सपोर्ट है, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। जी मैडम बोलिए। सर, ट्रेनिंग भी अच्छी तरीके से नहीं दी गई है कि हम लोग उस कार्य को पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाए हैं, और डेली रिपोर्ट 250 देना है, हम लोग कर नहीं पाते हैं, बहुत समस्याएं होती। ट्रेनिंग के लिए भी बोला गया कि सबको ट्रेनिंग फिर से दे दिया जाए, लेकिन ट्रेनिंग तो अभी नहीं दिया गया, बस काम रिपोर्ट चाहिए, डेली रिपोर्ट हम लोग कर नहीं पाते हैं। सीनियर से पूछते हैं, उनको भी नहीं उतना समझ में आ पाता, क्योंकि सब लोग इंजीनियरिंग करके आए हैं और अमीन का हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए हम लोगों को उतना इस बारे में जानकारी नहीं है। और प्लस मौजा इतना दूर दूर दे दिया जाता है कि अकेले जाना पड़ता है उतना दूर तक। सैलरी
सैलरी तो मंथली तो मिलता नहीं है, 4-5 महीने से हम लोग की सैलरी बाकी है। EPF का पैसा कट रहा है, इंटरेस्ट अभी नहीं मिलेगा, वो लोग अपने यहाँ रखे हुए हैं जमा करके। अभी कितना सैलरी आप लोगों को सरकार घोषित किया देने का? अभी तो 27,250 है, उसमें से 3750 कट रहा है और उसमें उनका अपना इंटरेस्ट ऐड हो करके ही ना मिलना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट भी हम लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि वो बैंक में पैसा अभी तक EPF में जमा ही नहीं है। अच्छा, और 4 महीने से आप लोग को वेतन भी नहीं मिला? नहीं मिला है, और डेली हम लोगों का जो मौजा जाने का खर्च है डेली आता है। हम लोग अपने किराए से 10-10 जो भी अमीन रिजाइन करेगा सारा हम लोगों को टैग हो जाता है। और एक अंचल नहीं 2-3 अंचल है, मेरा खुद का 2-2 अंचल में है, 4-4 मौजा, 8 मौजा है टोटल। यहाँ सब जगह जाना पड़ता है, सब जगह का काम चल रहा है, सब जगह का बराबर काम करने ही नहीं जाना है, मौजे में काम करने जाना है, उसके बाद वहाँ से वापस आके फिर ऑफिस भी जाना है, अटेंडेंस मार्क करना है, तभी हमारा उस दिन का सैलरी बनेगा, वरना फिर सैलरी कट जाएगी उस दिन की, एब्सेंट कर दिया जाएगा। मिलती नहीं है महिलाओं को, खास करके हम लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता है, बोलता है यही करना है, जॉब करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। फिर चलिए, तो आपने सरकार से हम लोगों की मांग है सबसे पहले कि वेतन जो है समय पे नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात कि हम लोग का जो EPF का पैसा कटता है जिसका ब्याज हम लोग के अकाउंट में जमा होना चाहिए, वो सरकार हम लोग के अकाउंट में जमा नहीं कर रही है। और सामान्य जो अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, उससे अधिक उसका ब्याज मिलता है, तो उसका जो है हम लोग को हानि हो रहा है। पहला तो पैसा नहीं हो रहा है, उसका दूसरा ब्याज नहीं मिल रहा है। तीसरा कि सरकार शुरू में हम लोग को 1 या 2 मौजा टैग करने की बात करती थी, अब जो है दूसरे अंचल में भी हम लोग को टैग कर दिया है, या दूसरे शिविर में कह लीजिए। अब शिविर जो है 30 से 35 किलोमीटर, कहीं कहीं तो 100 किलोमीटर ही है, तो मानिए आने जाने में सर खर्च न लगता है। तो मानिए आप एक आदमी को 3-3, 4-4 गांव दे रहे हैं और उसको ना यात्रा भत्ता मिल रहा है। भाई हम काम तो सरकार के काम से जा रहे हैं और हमारे मूल शिविर से आप अलग दिए हुए हैं, तो उसका पैसा सरकार नहीं दे रही है, मूल वेतन नहीं दे रही है, आप EPF में पैसा नहीं दे रहे हैं। जो महिला पूरे बिहार के संविदा कर्मी को जो है स्पेशली मिलता है, चाहे मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। हम लोग संविदा कर्मी हैं लेकिन हम लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। सरकार का जो मतलब पत्रांक दिनांक है उसके हिसाब से हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन निदेशालय स्तर पर उचित स्वीकृत नहीं होता है। विधानसभा वगैरह में भी इसका लोग मुद्दा उठाया है, वो लोग एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम लोग के पास वो सुविधा जो है हासिल नहीं है। इसी सबसे तंग आके लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं। चलिए जी सर, आपका क्या कहना बताइए। सर देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि संविदा की नौकरी ही अपने आप में एक शोषण है। इस बात को सरकार भी कहीं न कहीं मानती है। जब अशोक चौधरी कमेटी के पास ये चीजें गया कि जितना भी संविदा कर्मी बिहार में है, बिहार में लगभग 4 लाख के आसपास संविदा कर्मी अन्य डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं पूरी तरीका से एक पर दिन शोषण के शिकार होते हैं। इसको देखते हुए अशोक चौधरी कमेटी ने एक खाका तैयार किया कि इनको क्या सुविधा दिया जाना चाहिए। जो भी सुविधा संविदा कर्मी को दिया जाना अनुमान्य है, जो एक बिहार सरकार को जितने भी कर्मी सबको दिया जाना है, परंतु हमारा डायरेक्टोरेट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिहार सरकार से भी अलग चल रही है। बिहार सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधा को भी हम लोगों तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश जो भी संविदा कर्मी को दिया जाना था उसको भी उन्होंने नहीं दिया। जब विधानसभा में इसको लेकर आवाज उठाया गया तब उन्होंने एक लेटर के माध्यम से दे दिया, परंतु वो सिर्फ कागजी है। आप ये समझिए, हमको कल के लिए छुट्टी चाहिए। आज हम आवेदन अपने शिविर प्रभारी के माध्यम से देंगे, 10 दिन के बाद जाके पहुंचेगा बंदोबस्त कार्यालय में, महीना दिन बाद जाके पहुंचेगा डायरेक्टोरेट में, वहां जाके अप्रूव्ड होगा। बताइए उस छुट्टी का क्या मतलब है? कोई मतलब रह गया है? ये बिल्कुल बेसलेस है। आप ये देखिए कि 2019 में हम लोग की बहाली आई थी, 2018 के संकल्प में ये जो है वेतन का तय किया गया था कि वेतन किसको क्या दिया जाना चाहिए। 2018 में महंगाई कहाँ थी, इन्फ्लेशन रेट कहाँ गया है? आज 2022 में महंगाई की क्या स्थिति है? ईंधन पेट्रोल का कीमत लगभग 2 गुना पहुंच गया है। खाद्य पदार्थ जो भी है, सरसों तेल ले लीजिए चाहे अनाज ले लीजिए, उसका कीमत 2 गुना हो गया है। आप हमें उस समय के वेतन के हिसाब से अब तक वेतन पेमेंट कर रहे हैं, ये कहीं से भी तार्किक नहीं है। अब समय आ गया कि हमारे वेतन वृद्धि किया जाए 2022 में। वेतन वृद्धि समस्या है, उससे बड़ी समस्या यह है कि जब हम नौकरी कर रहे हैं तो आज हम धारणा पे क्यों बैठे हुए हैं? ये हमारा शौक नहीं है कि हमें वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन हमें आज मिले या कल मिले, ये मिलना है। हमें काम करने में कठिनाई आ रही है। अगर आज हम गांव में काम करने जा रहे हैं, एक शिविर कार्यालय से एक मौजा 20 किलोमीटर दूर होता है, मौजा जाने में और आने में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का सफर बाइक से करना पड़ता है, जिसमें आपको कम से कम 100 रुपये का तेल, 150 रुपये का तेल आपको चाहिए होगा गाड़ी में। अब बताइए वो खर्चा कहाँ से आएगा? आप बाहर अगर जा रहे हैं, इतना धूप में काम करने जाते हैं, किश्तवाड़ के लिए सुबह आदमी को जाना पड़ता है, खाना पीना सब बाहर करना है। आपका सरकार का काम करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए कम से कम 200 रुपये रोज का हमारा खर्च है। अगर हमारा वेतन हमें समय से नहीं मिलेगा, हम काम कैसे कर पाए? बाकी समस्या को छोड़ दीजिए, आपका काम करने के लिए हमें कम से कम 200 रुपये पर डे का चाहिए ही चाहिए, वो भी मिल नहीं पा रहा है। तो ये सब एक समस्या है कि इस पर ध्यान दिया जाए। हमें जो काम कर रहे हैं, बिहार सरकार के काम करने में जो खर्च है, काम आपका तो खर्च आपका होना चाहिए।
वेतन किसी का मजदूरी होता है, हम अपने मजदूरी से काट कर आपका काम क्यों करें? इस पे भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ईंधन भत्ता की बात हुई थी, सब बातें पेपर में हो रही है, जब भी आवाज़ उठाया जाता है तो ये बोल दिया जाता है कि आपके बातों को मान लिया गया है, डॉक्टर साहब बोल दिए, बट ये चीज़ें नहीं लेटर आती है, अगर लेटर आ भी जाती है तो मिलती नहीं है, यह एक समस्या है। दूसरी बात ये देखिए कि जो टेक्निकल मैनुअल है हमारा, उसमें यह है कि 1 राजस्व ग्राम 1 अमीन को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब देखिएगा पूरा बिहार में आप खाका तैयार करके देख लीजिए तो हर एक अमीन को आज के डेट में 5-6 मौजा मिला हुआ है और उसका डिस्टेंस है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर। कैसे काम करे एक इंसान को 80 किलोमीटर जाकर काम करना, फिर पुनः लौट कर आना, या फिर 2 जगह आवास का खर्च, ये संभव नहीं है। सरकार इस चीज़ पे विचार करे। सरकार तो चलिए मान लेते हैं कि कर रही है, सब कुछ डायरेक्टोरेट के हाथ में है। निदेशक महोदय से ये करबद्ध प्रार्थना है कि इस चीज़ पर वे मानवता और सहानुभूतिपूर्वक विचार करे कि आखिर विशेष सर्वेक्षण कर्मी किस स्थिति में है। बस हमारी यही डिमांड है, और बाकी जो वेतन है हमें वेतन समय से मिलना चाहिए। आज राजस्व विभाग को सबसे भ्रष्ट और करप्ट डिपार्टमेंट माना जाता है, परंतु आप ये बताइए, एक चीज कहावत कहा जाता है कि आप गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप गरीब है तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप बेईमान होंगे। तो बेईमानी जो है ना, गरीबी की स्थिति, भुखमरी की स्थिति भ्रष्टाचार को जन्म देता है, बेईमानी को जन्म देता है। तो हम चाहते हैं कि हम युवा हैं, आज के नए युवा हैं, सभी लोग इंजीनियर्स हैं, अच्छे जगह से जॉब छोड़ करके बिहार सरकार को हम सेवा दे पाए, अपने बिहार की जनता का बेहतर सेवा प्रोवाइड करवाए, इस मकसद से हम लोग आए हैं। आप हमको भी उस ढर्रा पे लाना चाहते हैं जिस वजह से आपका पिछला सर्वे फ्लॉप हुआ। अगर आप हमें वेतन नहीं देंगे, समय से हमें हमारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे? भ्रष्टाचार हमारी मजबूरी होंगी, जो हम चाहते नहीं है। हम काम नहीं करेंगे लेकिन भ्रष्टाचार से हम काम नहीं करेंगे। यही हमारा डिमांड है। हमारी मांग को सरकार माने, सहानुभूतिपूर्वक समझे, इसको एक लड़ाई ना समझे, हमारी संवेदनाएं को समझे और इस पर संवेदनापूर्वक विचार करे। कारण जी सर बताइए। देखिए, राजस्व विभाग में हम लोग आए थे तो हम लोग सोचे बहुत अच्छी विभाग है, इसको बहुत अच्छे से लोग देखते हैं। करप्शन तो इसमें थी भरी पड़ी बहुत सारी, बट हम लोग सोचे जो हम लोग नए हैं, युवा हैं, अमीन हम लोग हैं, इंजीनियर हैं, सभी आदमी हमारे एसओ सर सभी लोग बीटेक इंजीनियर हैं। इन लोगों के हम लोग रहेंगे नेतृत्व में, हम लोग को अच्छा मिलेगा सहयोग, सभी लोग अच्छे से काम करेंगे। हम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहते थे। जब इनके नामों को जाना होगा बीटेक इंजीनियर हैं तो बड़ा गर्व महसूस हुआ होगा, और कुछ गांव वाले ऐसे भी होंगे जो जलने पर मजबूर भी होंगे कि आखिर ये बीटेक इंजीनियर कैसे बन गए हैं। और आज जो आपको पोल खुलती हुई नजर आ रही है, बीटेक इंजीनियरों की क्या स्थिति कर दी है बिहार सरकार ने, अपने हक को मांग रहे हैं, वो हक नहीं मिल रहा। और साथ ही साथ तस्वीरों में पूरी तरह से दिखा दिया आप, ये सभी क्वालिफाइड पर्सन है, वैसे क्वालिफाइड पर्सन हैं जो कि एक हाई लेवल को माना जाता है, एक हाई लेवल में गिनती आती है। लेकिन अभी जो स्थिति कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, वो कहीं न कहीं निंदनीय सवाल खड़ी करती है। और साथ ही साथ जो जमीनी विवाद अभी चल रहा है उसको लेकर सर्वे का काम करते हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है। हम थोड़ी सी पूरे बिहार में हर जगह धरना चल रहा है, यहाँ पर कुछ बहनें हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब जाते हैं सर्वे वगैरह करने के लिए तो किस तरह का सुरक्षा इन लोगों को मुहैया कराया जाता है। जी हम लोग मौजा जाते हैं, ठीक है, हमें मौजा का कार्यभार दे दिया गया है, ठीक है, कि बोला आपको इस मौजे का कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद हमें सरकार ने उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है अवेलेबल करवाना चाहिए कि ओल्ड डॉक्यूमेंट्स क्या था इसका। हम तो उसके बेस पे ही काम करेंगे, क्योंकि मुझे उसी से आधार नया बनाना है, ठीक है। जब तक हमें कोई बेस मिलेगा नहीं तब तक हम आगे का काम नहीं कर सकते। फिर भी चलिए मान लिया कि नहीं है, अवेलेबल नहीं करवा, फिर भी हम लोग को मौजा भेज दिया जाता है कि आप जाइए। मौजा तो मौजा खेतों में भी हम लोग को अकेले ही भेज दिया जाता है, वहाँ पे रैयत लोग ड्रिंक भी करते हैं। हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, तो हर तरीके के लोगों को पब्लिकली फेस करना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है कि क्या मैटर है क्या नहीं है। कि झगड़ा भी करते हैं लोग, नहीं है हमारा प्लॉट है, हम नहीं करने देंगे आपको, आप क्यों आई हैं, ऐसे ऐसे लोग करते हैं। मतलब कोई अच्छा बिहेव नहीं करता है कि किस तरीका, अगर काम करने वाला है तो उसको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि भाई इंजीनियर है, अगर काम करने आया है तो उसको इंजीनियर की रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। अब सुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं है, अकेले आपको भेज दिया गया, मौजा है 4000 खींच रहा है, 5000 खींच रहा है, उसमें टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। कितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आए, आप बताने की कोशिश भी करेंगे नहीं ऐसी प्रॉब्लम है, नहीं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। पदाधिकारी लोग बोलेंगे नहीं आपका काम है, आपको मौजा तय किया गया है और आपको काम करके देना है, अगर नहीं करना है तो जॉब छोड़ दीजिए। ऐसे करके धमकियाँ दी जाती है। और सुविधा के नाम पे क्या है, कुछ नहीं, 27000 सैलरी है, उसमें 3700 4000 के लगभग EPF काट लेते हैं, उसका कुछ आता पता नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता है कि देंगे भी या नहीं देंगे। ब्याज का तो छोड़ ही दीजिए, जो हमारा काट रहे हैं वो तो मिलना चाहिए ना भाई। हम अपने ही हक का मांग रहे हैं, हम आपसे भी नहीं मांग रहे हैं।
सुविधा की तो छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी तो कोई है नहीं, लड़की गर्ल्स है, गर्ल्स के हिसाब से ही वो करना। कहीं अगर किसी तरह को अनहोनी हो जाती है उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई जिम्मेवार नहीं, अगर अनहोनी हो जाती है तो वो मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। आज तक जो 2 साल होने वाले हैं, हमारे साथ के कई कर्मी लोग जाते टाइम किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा ना करे किसी के साथ हो, लेकिन उनके लिए भी तो एक सुविधा होनी चाहिए ना, कि अगर कोई जॉब टाइम पे अगर किसी के साथ कोई हादसा हो रहा है कि मतलब कितना अमाउंट देना है, उनके घर वालों को एक प्रोत्साहन राशि होती है जो दी जाती है, ठीक है। अब उसका तो सहारा चला गया, उसको तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक लोग अभी हमारे साथ के सहकर्मी लोग थे, उनके साथ ऐसा हुआ, आज तक उनको कोई भी 1 रुपया तक भी नहीं दिया गया प्रोत्साहन राशि के रूप में। बस ये मतलब लोग आते यहाँ पे किस हिसाब से लोग रहेंगे? हम तो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे कोई हमारे नहीं है, हम कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे किसी को मतलब नहीं। ठीक है, काम करना है, 10 से 5 तो करना ही करना है, इतना प्रेशर होता है कि घर पे भी जाके काम करना रहता है। अब इंसान 24 घंटे काम करेगा, वो भी 27,000 सैलरी में, वो भी आप टाइम पे नहीं दे रहे। अगर आपको टाइम पे काम चाहिए तो टाइम पे सैलरी भी देनी पड़ेगी। कोशिश करते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, सर की तरफ से क्या कहना? सर थोड़ा सा, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, सर ले लिए सर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं सर, इनका क्या निर्णय होना चाहिए सर? अभी तो हम लोग इनके बारे में जो समस्या थी हम लोग डायरेक्टरेट को भेज दिए हैं, अब देखें वहाँ से क्या निर्णय होता है। क्या लगता है सर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, कब तक हो जाएगा इन लोग का? ये हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, मुख्यालय में इनके सूचना दे दी गई है, जैसे ही कुछ वहाँ से हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा हम लोग बताएंगे इन लोग। चलिए, हम चाहते हैं कि सर ने जो कहा है वो राम बाम हो जाए इन लोगों के लिए, और जल्द से जल्द इन लोगों का जो है निपटारा हो जाए। जिस समस्या को लेकर आज जो है घिरे हुए हैं गांव समाज में, जब कोई इंजीनियर बनता है तो कहीं कहीं लोगों को खुशी भी होती है और कहीं कहीं लोगों के सीने पर हल चलने लगता है। और आज जो है ये सभी सड़क पर आ चुके हैं। आप दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के बैनर तले जो है सैकड़ों की संख्या में ये लोग जो है धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। सर ने आश्वासन दिया है, आश्वासन तो हर जगह मिलता है, लेकिन आश्वासन के बाद क्या होता है? इन लोगों को आश्वासन हर तरह का मिला था, जब काम करने आए थे हर तरह का आश्वासन भी मिला था, और कुछ लोगों का कहना कि लिखित भी मिला था, लेकिन सारा जो है हवाई हो गया है। हम तो चाहते हैं कि सर ने जो कहा है वो जल्द से जल्द इन लोगों का पूरा हो जाए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पूरा बिहार जो है, पूरे बिहार के युवा जो है सड़क पर आना शुरू कर दिए हैं। और अगर युवा ही सड़क पर आना शुरू कर देंगे तो बिहार की क्या स्थिति होगी, और बाहर जो लोग हैं उन लोगों के बीच क्या हम लोग के लिए मैसेज जाएगा, क्या सोचेंगे कि बिहार में किस तरह की राजनीति होती है और युवाओं के साथ क्या होता है। साथ ही साथ जो लोग कह रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, अच्छा काम मिल जाएगा, आज इन लोगों को देखकर शायद वो भी सोचते होंगे कि पढ़ाई लिखाई बेकार है, कुछ काम में लगा दो ताकि 2 रुपया उनको मिल जाएगा। देखते हैं कब तक हमारी बिहार सरकार अगर मेरी आवाज़ को सुन रही है तो ज़रूर इन लोगों का निदान करे, खास करके उन बहनों का जो आज सड़क पर बैठी हुई है, और इन लोगों को सुरक्षा भी प्रदान किया जाए। क्योंकि ये लोग जब जाते हैं गाँव, बड़े बड़े गाँव में जो आपको सुदूर इलाका है, वहाँ बहुत तरह की समस्याएं होती है। ऐसा अभी भी शोषण चल रहा है, शोषण से बचाने के लिए ही इस तरह का कार्य सरकार ने दिया है, लेकिन वहाँ भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि निदान के साथ साथ सुरक्षा भी मुहैया करवाया जाए, क्योंकि वहाँ भी हर तरह की समस्या उत्पन्न होने की आशंका रहती है। बाकी देखते हैं हमारे बिहार सरकार और हमारे जो जिले के डीएम हैं, जिनका अभी तबादला करके यहाँ बेगूसराय में दिया गया है, उनकी तरफ से क्या निदान मिलता है और क्या सब होता है। साथ ही साथ जो हमारे बिहार के सांसद हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप आकर सूद जरूर ले, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं मैं सभी को कहना चाहता हूं कि इन युवाओं के बीच आके थोड़ा सा सूद ले और इन लोग की जो समस्या है उस पर निदान दिलाने की कोशिश करें। देखते रहिए एसपीएन बेगूसराय।